हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस करियर पॉइंट। आइए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें पढ़ा था हम लोगों ने प्रॉपर नाउन के बारे में। और आज की क्लास में नाउन का अगला काइंड जो है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, कौन सा है? कॉमन नाउन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको हिंदी में समझ लेंगे। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि आप लोग शब्द से ही यहाँ पर समझ रहे होंगे, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। जातिवाचक संज्ञा मतलब एक ऐसी संज्ञा, संज्ञा मतलब एक ऐसा नाम, एक ऐसा नाम जो क्या करेगा? पूरी जाति का बोध कराए। मतलब एक शब्द के द्वारा, एक नाम के द्वारा एक जाति का बोध हो जाए। जाति का मतलब क्या होता है? एक ही जैसे। ठीक है, मतलब जो दिखने में लगभग एक जैसे हो या फिर लक्षणों में एक जैसे हो, उन सबके लिए जो हमारा एक शब्द यूज होगा कॉमन तरीके से, उसको कहेंगे हम क्या? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा या फिर कॉमन नाउन, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में कॉमन नाउन किसे कहते हैं? द नाउन, एक ऐसा नाउन विच रेफर्स, ठीक है, द नाउन विच रेफर्स टू अ पर्सन, कॉमा, प्लेस और थिंग in a general sense। ठीक है, क्या लिखा? द नाउन विच रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस, आगे लिख लेंगे इज नोन एज, सेंटेंस पूरा हो जाएगा हमारा, इज नोन एज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन जो हम लोगों ने हिंदी में समझी थी उसी को ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। सबसे नंबर एक तो इंपॉर्टेंट बात है क्या? समझ में आना चाहिए। चलिए देखते हैं। द नाउन विच रेफर्स मतलब एक ऐसा नाउन, एक ऐसी संज्ञा, विच रेफर्स जो कि प्रदर्शित करे, प्रकट करे या बताए किसके बारे में? टू अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति की तरफ या स्थान की तरफ या फिर थिंग के नाम की तरफ इशारा करे। एक जनरल सेंस जिसका कि एक सामान्य अर्थ हो। सामान्य अर्थ मतलब हो गया एक ही जैसे लोगों का पूरा एक नाम, एक नाम के अंदर उसके जैसे सारे लोग सम्मिलित हो जाएंगे, इसको कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, यहाँ पर एक डेफिनेशन हम लोग सिंपल शब्दों में लिख लेंगे अपनी, जैसे द नेम विच इज गिवन टू पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड। ठीक है, या फिर सेम फंक्शंस। ठीक, या फिर कह लेंगे एपिरियंस, मतलब दिखने में एक जैसे हो। ठीक है, अब देखिए द नेम एक ऐसा नाम जो कि दिया जाता है व्यक्ति को, व्यक्तियों कह लें या फिर, ठीक है, स्थानों कह लीजिए या फिर थिंग्स को कह लीजिए। ठीक है, ऑफ सेम काइंड एक ही प्रकार के हो, या फिर सेम फंक्शन हो उनका, ठीक, लक्षण एक जैसा हो, या फिर वो दिखते एक जैसे हो। उन सबके लिए अगर एक नाम कॉमनली दे दिया गया एज ए कॉमन, ये क्या होता है? द नेम विच इज कॉमनली। ठीक है, यहाँ पर कॉमनली शब्द और जोड़ लेंगे और क्लियर हो जाएगा। कॉमनली माने क्या होता है? सम्मिलित रूप से। ठीक है, सम्मिलित रूप से दिया जाता है एक ही जैसे दिखने वाले, एक ही जैसे गुणों वाले, या फिर एक ही जैसे प्रकारों वाले। ठीक, वो कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकते हैं, स्थान भी हो सकते हैं और वस्तुएं भी हो सकती हैं। उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है, देखिए नाउन के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने अच्छी तरीके से चर्चा की थी। नाउन क्या होता है? नाउन एक नाम होता है। ठीक है, अब नाम कई प्रकार के हो सकते हैं ना, तो हम लोगों ने कल एक चर्चा की थी, क्या? प्रॉपर नाउन के बारे में चर्चा कर ली थी कि भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होगा, उसके जैसा फिर दूसरा नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से तो पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, ठीक है, या फिर किसी स्थान का नाम, वो सब किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में आएंगे। यहाँ पर अंतर क्या है? यहाँ पर भी नाउन है, लेकिन वो नाम कैसा है?
वो एक कॉमन है, कॉमनली दिया गया है। एक ही जैसे दिखने वाले, एक ही जैसे लक्षणों वाले, एक ही जैसे गुणों वाले लोग हो सकते हैं, स्थान हो सकते हैं या फिर वस्तुएं हो सकती हैं, तो उनके लिए जो एक नाम आएगा वो कहलाएगा हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें कॉमन नाउन में, ठीक है, एक एक चीज देखेंगे। जैसे मैंने पहले पर्सन का जिक्र कर लिया, ठीक है, पर्सन व्यक्तियों के लिए कॉमन क्या क्या हो सकता है, जैसे कह दिया गया बॉय। ठीक है, अब देखिए ये शब्द कैसा है, इस शब्द के द्वारा एक जनरल सेंस है। ठीक है, दुनिया में जितने भी लड़के हैं इस शब्द के द्वारा सभी डिनोट हो गए। अब उन लड़कों में किसी का नाम कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बॉय हो गए, गर्ल हो गया। ठीक है, अगर हमने लिख दिया डॉक्टर, अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर शब्द क्या हो गया, एक कॉमन नाउन है। कॉमन माने एक जनरल सामान्य सेंस में इसका यूज किया जाता है। डॉक्टर में गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होते हैं, मतलब मेल फीमेल सभी होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा शब्द है जिसमें एक जैसे व्यवसाय वाले सारे लोग शामिल हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर क्लर्क, क्लर्क लिख दिया। ठीक है, जैसे टीचर लिख दिया। ठीक है, टीचर लिख दिया। अगर हमने यहाँ पर मदर लिख दिया, ठीक है, या फिर फादर लिख दिया। अब देखिए ये सभी क्या कर रहे हैं, पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने मदर लिख दिया तो दुनिया में जितनी भी माताएं हैं सभी के लिए यही शब्द यूज करेंगे, चाहे वो मेरी माता जी हो, चाहे किसी और की माता जी हो, सबके लिए मदर वर्ड हो गया, एक कॉमन शब्द हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं कॉमन नाउन। पर्सन के लिए बहुत से हैं, ईटीसी लिख लेंगे यहाँ पे, इटसेट्रा। ठीक, इनके जैसे अन्य नाम। तो आप देखिए यहाँ पर पहचानना जो है बहुत ही आसान है। कोई भी शब्द आप देखेंगे, अगर वह शब्द एक जनरल सेंस में यूज किया जा रहा है, मतलब उसी लक्षण जैसे, उसी लक्षण वाले एक ही जैसे लोगों के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। ठीक है, अब भाई किसी का नाम थोड़ी टीचर होता है, टीचर के अंतर्गत कोई व्यक्ति होगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो ये शब्द क्या है, यह एक कॉमन नाउन है। ठीक, चलिए पर्सन के एग्जाम्पल हो गए। अब जैसे यहाँ पर कह दिया गया प्लेस। ठीक है, अब प्लेस के अंदर जो है, हाँ यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे। प्लेस में जैसे अगर हमने यहाँ पर क्लास लिख दिया, क्लास भी स्थान है लेकिन वो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन है वहां पर। ठीक है, लेकिन अगर हमने स्कूल लिख दिया, ठीक है, अब स्कूल में देखेंगे तो क्या है, दुनिया में जितने भी स्कूल हैं, स्कूलों के जो नाम है वो अलग अलग है, लेकिन स्कूल वर्ड कैसा है, कॉमन है, सभी स्कूल के लिए यूज कर सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल है, ये सभी क्या है, ये ऐसे स्थानों के नाम है जो कॉमन है, मतलब कोई भी हॉस्पिटल हो। अगर हमने अस्पताल बोल दिया तो दुनिया में जितने अस्पताल हैं सबके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक ऐसा शब्द जो कि जनरल सेंस में एक ही जैसे लक्षणों वालों के लिए यूज किया जाता हो, शब्द एक ही हो लेकिन उसके अंतर्गत शामिल बहुत से हैं। ठीक है, सारे शामिल है, तो क्या है वो कॉमन नाउन है। अगला हमने कह दिया यहाँ पर थिंग। थिंग्स का एग्जाम्पल देख लेंगे भाई। थिंग्स में क्या आएगा, जैसे कुछ भी लिख लेंगे, जैसे बुक्स लिख दिया हमने, बुक लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बुक जो है यहाँ पर यह नहीं बताया गया किस बुक की बात कर रहे हैं, बुक का कोई नाम तो दिया नहीं गया है। जैसे मान लीजिए धार्मिक पुस्तकें जो होती हैं हमारी, ठीक है, रिलीजियस बुक्स जो होती है, जैसे द रामायण हो गई, द गीता हो गई, द कुरान है, द बाइबल है, इनके जो नाम हो गए, अगर नाम लिख दिया जाएगा तो वो पर्टिकुलर नाम हो गया ना, वो चला जाएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन अगर हमने बुक लिखा है तो बुक का मतलब क्या है, दुनिया में कोई भी अगर हमने किताब है, ठीक है, हमने कह दिया बुक है, तो वो एक कॉमन वर्ड हो गया। यहाँ पर एक क्लियर नहीं किया गया कि बुक का नाम क्या है। ठीक है, तो ये एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जो कि जनरल सेंस में यूज किया गया। जैसे लिख दिया पेन। ठीक है, अब पेन, पेन का नाम तो नहीं बताया गया। ठीक है, पेन भी कैसा वर्ड हो गया, एक कॉमन वर्ड है, सारे पेन के लिए यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से थिंग्स में हो गया। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे पर्सन्स के, ठीक है, प्लेसेस के और थिंग्स के। तो ऐसा शब्द जो कि एक कॉमन वे में यूज किया जाए, कॉमन सेंस में यूज किया जाए, मतलब समान लक्षण वाले या फिर एक जैसे दिखने वाले, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वस्तुएं हो, उनके लिए अगर हम एक शब्द यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब कॉमन नाउन से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात, कॉमन नाउन के साथ में अगर हम एक सेंटेंस यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, सेंटेंस में कॉमन नाउन को यूज कर रहे हैं, ठीक है,
तो अब देखिए नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, पजेसिव केस में यूज होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में कोई कॉमन नाउन लिखा है, ठीक है, तो अब हम उसके साथ वर्ब कौन सी यूज करें, सिंगुलर या फिर प्लूरल। अभी पिछला जो काइंड था हमारा प्रॉपर नाउन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन के साथ सदैव सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, लेकिन कॉमन नाउन के साथ सिंगुलर तथा प्लूरल वर्ब्स यूज होती हैं, ठीक है, दोनों सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों वर्ब्स प्रयोग हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि मतलब मन हुआ जो लिख दी हम लोगों ने, यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन नाउन जो है हमारा वो कैसा सेंस दे रहा है, सिंगुलर सेंस दे रहा है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सेंस दे रहा है तो प्लूरल वर्ब। यहाँ पर इस विशेष बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन मतलब जो कॉमन नाउन यूज हुआ है वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ ऐसा नहीं था, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर में ही आता है, वहां पर प्लूरल वर्ब लगा ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये एक बात हो गई इसके बारे में। अच्छा, कॉमन नाउन के बारे में और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। अब देखिए और कुछ अगर आता है इसमें तो बताएंगे, बाकी अभी इतना ही ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारा एरर में काम आता है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर कोई सेंटेंस दे दिया गया है, एरर छाटने को दे दिया गया कि कॉमन नाउन के साथ मान लीजिए यूज हुआ है और वहां पर हो सकता है उन्होंने कोई प्लूरल वर्ब लगा रखी हो और उसका यहाँ पर जो कॉमन नाउन का जो वचन है या फिर नंबर है वो सिंगुलर हो, ये चीज हमको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन के लिए हमको इतना याद रखना है कि ये इसके साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब यूज हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपना अगला देखते हैं, नंबर कौन सा, कॉमन नाउन कंप्लीट। अब नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। चलिए, अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पहले तो इसको हिंदी में समझते हैं। समूह, अगर इसका संधि विच्छेद कर लें तो समूह शब्द अलग है, वाचक तो बताने वाला हो गया, संज्ञा क्या है, नाम है ना, संज्ञा क्या है, नाम है। तो एक ऐसा नाम जिसके द्वारा क्या पता चले, समूह पता चले, ग्रुप पता चले, क्या पता चले, ग्रुप, ठीक है। मतलब अब परिभाषा बन जाएगी, पहले हिंदी में परिभाषा बना लेते हैं। एक ऐसी संज्ञा, ठीक है, एक ऐसी संज्ञा जिसके द्वारा एक समूह का पता चले। अब समूह किसका किसका हो सकता है भाई बताइए, ग्रुप किसका किसका हो सकता है, या तो पर्सन्स का ग्रुप होगा, है ना, या तो व्यक्तियों का ग्रुप होगा या फिर वस्तुओं का ग्रुप होगा, लेकिन प्लेसेस का ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, प्लेसेस को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन बन जाएगी, बना लीजिए भाई डेफिनेशन। देखिए क्या बनेगी, द नाउन, ठीक है, द नाउन विच refers to the group of persons, ठीक है, और things। The noun which refers to the group of persons और things, और कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, persons और things। आगे सेंटेंस पूरा कर लेंगे, is known as collective noun, is known as collective noun, ठीक है। मतलब एक ऐसी संज्ञा जो एक ग्रुप को प्रदर्शित करे, किसका ग्रुप, लोगों का ग्रुप या फिर वस्तुओं का ग्रुप, तब उसे क्या कहेंगे, उस नाउन को कहेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन, ठीक है।
अगर इसकी दूसरी परिभाषा बनाना चाहें तो याद रखने के लिए बना सकते हैं, अथवा दूसरी परिभाषा, द नेम विच डिनोट्स द ग्रुप ऑफ, ठीक है, देखिए क्या लिखा, द नेम विच डिनोट्स, एक ऐसा नाम जो प्रदर्शित करे, क्या प्रदर्शित करे, ग्रुप, किसका किसका ग्रुप, या तो पर्सन्स का ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, या फिर थिंग्स, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक ऐसा नाम जो कि इंसानों के मतलब व्यक्तियों के समूह को या फिर वस्तुओं के समूह को प्रदर्शित करे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स, जैसे मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, ठीक है। अब देखिए क्लास, क्लास कैसा शब्द है, कैसा नाउन है, क्योंकि इस नाउन के द्वारा मतलब इस नाम के द्वारा क्या पता चल रहा है हमें, एक कलेक्शन पता चल रहा है। क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पर विद्यार्थी इकट्ठा होते हैं, ठीक है, विद्यार्थियों का समूह क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने लिख दिया यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया जूरी, ठीक है, तो जूरी क्या हो जाएगा, जूरी हो जाएगा एक जजों का समूह होता है, ठीक है, जिसमें जूरी का मतलब होता है जहां पर विषम संख्या में, ठीक है, मतलब 3 या फिर 5 या फिर 7 या फिर 9 या फिर 11, ठीक है, इतनी संख्या में जजेस बैठते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जूरी, ठीक है। ये तो पर्सन्स के एग्जाम्पल्स हो गए। अब अगर हम थिंग्स में देखें तो जैसे कह दिया गया बंच, ठीक है, बंच माने क्या होता है, बंच माने एक गुच्छा होता है, गुच्छे में तो ढेर सारी चीजें होंगी, ठीक है, क्या होगा, ढेर सारी चीजें होंगी। तो इस तरीके से एक वस्तुओं का एग्जाम्पल हो गया, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, तो कुछ मैंने यहाँ पर लिखे 2-3, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे नंबर 1, अब हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि मतलब अगर एरर फाइंड आउट करने को आ जाए, ठीक है, या फिर फिल इन द ब्लैंक आ जाए, तो वहां पर कैसे हम लोग भरेंगे, यहाँ पर तो वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है, वही एरर में भी आती है और फिल इन द ब्लैंक में भी आ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है, पहले तो हम लोग वर्ब की बात कर लेंगे। कलेक्टिव नाउन के साथ सदैव सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, क्योंकि ये पूरे ग्रुप को प्रदर्शित कर रहे हैं इस वजह से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेकिन यदि ग्रुप में विभाजन हो जाए, ठीक है, ग्रुप में विभाजन हो जाए तो वर्ब प्लूरल भी हो जाती है, तो वर्ब प्लूरल हो सकती है, ठीक। अब देखिए पॉइंट तो हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में द जूरी, ठीक है, हैज, अब देखिए यहाँ पर जूरी लिखा हुआ है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, और मैं कहना चाह रहा हूं कि जूरी ने अपना निर्णय दे दिया, द जूरी हैज गिवन, या फिर अनाउंस्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, गिवन। अब देखिए जूरी के लिए हम लोग पजेसिव केस लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, हिज डिसीजन, ठीक है, डिसीजन, डिसीजन हो गया भाई। अच्छा, अगर मान लीजिए जूरी जो यहाँ पर थे, अभी आपको बताया था कि जूरी में 3, 5, 7 इस तरीके से जजेस होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी जूरी में 5 हैं, कितने, मान लीजिए 5 हैं, और 5 में क्या हुआ, सहमति नहीं बन पाई, और उन लोगों ने अपने डिसीजन पर क्या कर लिया, एक बंटवारा कर लिया भाई, ठीक है, तो बट गए जूरी। अब यहाँ पर क्या हो गया, बंटवारा हो गया, ये देखिए विभाजन हो गया, तो ये क्या रह गया, एक पूरा ग्रुप नहीं रह गया है, तो क्या लिखेंगे, द जूरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब बंटवारा हो गया तो यहाँ पर वर्ब भी हमारी कौन सी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, हैज की जगह पर क्या होना चाहिए फिर हैव,
ठीक है, द जूरी हैव डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन, या फिर कह सकते हो हाँ ठीक है डिसीजन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर समझाना जो चाह रहे हैं वो आप लोग समझिएगा। पहले देखिए, ये जो मैंने लिखा है जूरी, ये वर्ड कैसा है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। जब यह सम्मिलित कंबाइन रूप में रहेगा जब तक, तब तक तो इसके साथ में वर्ब कैसी फॉलो होगी, सिंगुलर। लेकिन जैसे ही इसमें डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो वर्ब कौन सी हो जाएगी हमारी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी, ठीक है। इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। चलिए भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, या पर चलिए लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे एक मिनट, जैसे नंबर 1 अगर मैं लिखूं यहाँ पे, द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे, देखिए द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। अच्छा रुकिए, कुछ मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं पहले से ही, देखते हैं। जैसे ये देखिए, इन्हीं में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, टाइम बचेगा थोड़ा लिखने का। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला लिखा हुआ है द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। अब जो ये सिपाही होते हैं, ठीक है, सोल्जर्स, इनका ग्रुप, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसके कई नाम होते हैं। एक तो हम लोग इसको बटालियन भी बोलते हैं, ठीक है, बटालियन बोल सकते हैं, और ट्रूप भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इन्फेंट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन्फेंट्री भी बोल सकते हैं। तो अब देखो थोड़ा अंतर होता है इनमें, ये जो है बटालियन, ट्रूप, इनमें सैनिकों की संख्या कुछ कम ज्यादा होती है, लेकिन होते सभी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ही है, चाहे बटालियन कह लीजिए, चाहे ट्रूप कह लीजिए, चाहे इन्फेंट्री कह लीजिए, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, अच्छा एक और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये तो हो गया हमारा सोल्जर्स। इसमें जो इन्फेंट्री होती है, ये जो है पैदल सैनिक होते हैं। एक घुड़सवार सैनिकों का समूह होता है, क्या, घुड़सवार सैनिकों का समूह, उसको हम लोग बोलते हैं कैवलरी, ठीक है। यहाँ पे लिखे ले रहे हैं, ऊपर लिखे ले रहे हैं, CAVALRY, कैवलरी माने क्या होता है, घुड़सवार सैनिकों का समूह, ध्यान रखेंगे, ठीक है, घुड़सवार सैनिकों का समूह, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, द ग्रुप ऑफ सिंगर्स। सिंगर माने क्या होता है, गायक, गायकों के समूह को क्या कहते हैं, गायकों के समूह को। देखिए एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी कलेक्टिव नाउन तो है ही, पहचानने को दे सकते हैं, एक सेंटेंस दे देंगे, कहेंगे इसमें से अंडरलाइन नाउन को पहचानिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, द ग्रुप ऑफ सिंगर्स, इसको बोलते हैं क्वायर, COCHOIR, ठीक है, गायक दल बोलते हैं इसे। अगला क्या है, द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। अच्छा, म्यूजिशियन और सिंगर में क्या फर्क है, सिंगर का मतलब हो गया गाने वाला, और म्यूजिशियन का मतलब होता है जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बजाने वाले क्या कहलाते हैं, म्यूजिशियन कहलाते हैं। और इनके लिए जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको बोलते हैं बैंड, ठीक है, क्या होता है, बैंड। अगला, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी आपको बताया था, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, क्लास, भाई क्लास में ही तो बैठते हैं सभी ग्रुप। अगला, द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। अब प्लेयर्स का समूह क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन इसके लिए क्या होगा, टीम, एक टीम में प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए प्लेयर्स के लिए जो कलेक्टिव नाउन होगा वो क्या है, हमारा टीम है। तो यहाँ पर जो इधर लिखे हुए हैं ये सभी वर्ड्स क्या है, कैसे नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। अगला, द ग्रुप ऑफ मेंबर्स। अब देखिए सदस्य, मेंबर माने क्या होता है, सदस्य होता है। सदस्य चाहे एक ही जैसे होने चाहिए, मान लीजिए अगर परिवार की बात करें तो फैमिली, ठीक है। अब हर जगह परिवार ही तो होता है, जैसे स्कूल में सभी सदस्य, वो भी भाई उनका स्कूल परिवार हो गया पूरा, है ना। तो यहाँ पर शब्द क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन फैमिली, ठीक है। बायोलॉजी में भी फैमिलीज होती हैं। अच्छा, ये कुछ हो गए, और भी है, जैसे यहाँ पर ये देखिए, द ग्रुप ऑफ सेलर्स। सेलर माने होते हैं नाविक, ठीक है, सेलर माने क्या होते हैं, नाविक। नाविकों के लिए जो कलेक्टिव नाउन होता है, वन वर्ड होता है, क्रू होता है, ठीक है, नाविकों का समूह। द ग्रुप ऑफ जजेस, अभी आपको बताया था, जूरी, ठीक।
नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ लायंस, इसको बोलते हैं हम लोग द ग्रुप ऑफ लायंस को बोलते हैं प्राइड बोलते हैं। ठीक, अगला द ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, ठीक है, स्कूल बोलते हैं। अगला द कलेक्शन ऑफ कीज या फिर ग्रेप्स, चाबियों का गुच्छा। कलेक्शन माने क्या है, कलेक्शन माने समूह, तो गुच्छा ही तो बन जाता है चाबियों का, उसको बोलते हैं बंच। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का समूह क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं फ्लॉक। ठीक, अच्छा, जहां पक्षी पाले जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एवियरी। क्या बोलते हैं, एवियरी। ये क्या है, पक्षीशाला बोलते हैं इसको, जहां पक्षी रखे जाते हैं। ध्यान रखेंगे, जो पक्षियों का झुंड है, समूह है, उसको फ्लॉक बोलते हैं, लेकिन जहां पक्षी पाले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एवियरी बोलते हैं। अगला द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं हर्ड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे थे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए, तो इनको याद भी कर सकते हैं। एक बार आप देख लेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर ये हो गए कुछ, ठीक है, इसके बाद में ये हो गए। ठीक है, तो इनको आप याद भी कर लेंगे, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे पूछे जाएंगे प्रश्न, प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे, एक सेंटेंस दे देंगे आपको, ठीक है, और उसमें यहाँ कहीं पर कलेक्टिव नाउन लिखा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है क्वायर, लिखा है CHOIR, ठीक है, क्वायर। जैसे एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं क्वायर वाला ही, क्वायर हैज संग ब्यूटीफुली। ठीक है, मतलब क्वायर ने बड़ी सुंदरता से गाया। अब इसमें अंडरलाइन कर देंगे क्वायर को, कह देंगे आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, ऑप्शन दे देंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ भी दे सकते हैं, या फिर नन ऑफ द एबव। तो हमें क्या चुनना है, ये कलेक्टिव नाउन है, इस तरीके से दे देंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है क्वायर के साथ में यहाँ पर हैज की जगह पर हैव का यूज कर दें और कह दें कि ये एरर फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो पूछने का कोई भी तरीका हो सकता है, या फिर ये पूरा लिख देंगे, कहेंगे राइट डाउन द वन वर्ड, ठीक है, फॉर दिस, जो भी है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो कई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब वापस आते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे, कहां तक हो गया था हमारा, कलेक्टिव नाउन। ये तो कलेक्टिव नाउन में हम लोगों ने यहाँ पर ये पॉइंट भी देख लिया कि जो है इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, हमारा जो अगला काइंड कौन सा है, कलेक्टिव के बाद में क्या आता है, देखिए प्रॉपर पढ़ लिया, कॉमन पढ़ लिया, कलेक्टिव पढ़ लिया, अब आएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक है, चलिए पहले इसको हिंदी में देख लेते हैं। मटेरियल माने क्या होता है, पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब संज्ञा का मतलब पता ही है, आप कई बार बता चुके हैं, संज्ञा का मतलब नाम, एक ऐसा नाम जो क्या कर रहा है, बता रहा है किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। ठीक है, पदार्थ को बताने वाला नाम क्या कहलाता है, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, मैटर बोल देते हैं, या फिर सब्सटेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, मैटर बोल लीजिए या फिर सब्सटेंस बोल लीजिए, इसी से बना है हमारा मटेरियल नाउन। ठीक है, तो हिंदी में परिभाषा क्या बनी, एक ऐसा नाम जिसके द्वारा पदार्थ के बारे में पता चले। पदार्थ किसमें यूज किया जाता है, चीजों को बनाने में। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। द नाउन which refers to the name of metals। ठीक है, नेम्स ऑफ मेटल्स लिख लीजिए, कई नाम होते हैं ना, कई मेटल्स होती है, एक तो होती नहीं, नेम्स ऑफ मेटल्स और सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस माने पदार्थ, ठीक है, वहां पर भी पदार्थ है, और मेटल माने धातुएं होती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेटल माने धातुएं, और सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, क्या लिखा है, द नाउन विच रेफर्स टू द नेम्स ऑफ मेटल्स
और सब्सटेंसेस, ठीक है, मेटल्स भी कह सकते हैं, मैटर्स भी कह सकते हैं, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, मतलब एक ऐसा नाउन जो प्रदर्शित करे, बताए नाम को, किसके नाम को, धातुओं के नाम को या फिर पदार्थों के नाम को, जिससे चीजें बनाई जाती हैं। आगे पूरा कर लेंगे सेंटेंस, इज नोन एज, उस नाउन को किस रूप में जानते हैं, इज नोन एज मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। यहाँ पर बीच में एन बड़ा नहीं बनाएंगे। चलिए डेफिनेशन कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, क्या समझा, एक ऐसी संज्ञा या फिर ऐसा नाउन जो रेफर करे, बताए किसके बारे में, ऐसे नाम के बारे में बताए, ठीक है, जो किसका नाम है, धातुओं का नाम हो सकता है या पदार्थों का नाम हो सकता है, ऑफ विच, जिससे कि चीजें बनाई जाती हैं, उसे हम लोग मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए ध्यान तो सब कुछ रखना है, यहाँ पर विशेष गौर करना है ये कि जो हमारा नाम है, किसका नाम है ये, मेटल्स का नाम और सब्सटेंसेस का नाम, वही कहलाएगा मटेरियल नाउन, ठीक है। लेकिन इनसे जो चीजें बनी हैं, ये जो चीजें बन करके आ रही हैं इनसे, इन धातुओं से, वो चीजें मटेरियल नाउन नहीं होंगी, वो क्या होंगी, वो कॉमन नाउन होंगी, ठीक है, कॉमन नाउन होंगी, समझे। क्यों ऐसा है, अब जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लिया हमने लिखा द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। अब अगर आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या पता चलेगा, द फर्नीचर माने जो फर्नीचर है, इज मेड ऑफ, बना है, किसका बना है, लकड़ी का, वुड माने लकड़ी। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे कि आपको मेटल या फिर मैटर या फिर सब्सटेंस के बारे में पता चल रहा हो। देखिए द तो आर्टिकल हो गया, फर्नीचर जो होता है ये बना होता है, ठीक है, ये फर्नीचर जो है ये सब्सटेंस से बना है नहीं, मैटर से बना है, लेकिन बना किस मैटर से है, वुड से बना है। तो ये वुड है, ये प्रदर्शित कर रहा है किसको, पदार्थ को, तो वुड हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है, वुड क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। जबकि ये जो फर्नीचर है ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, यहाँ पर किसी फर्नीचर का नाम नहीं दिया गया है, फर्नीचर एक कॉमन शब्द है ना, कॉमन वर्ड है जिसको कि सारे फर्नीचर के लिए यूज किया, फर्नीचर के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर भी विशेष ध्यान रखेंगे, फर्नीचर्स नहीं होता है, ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। चलिए तो अंतर उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप, ठीक है। डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब एक ऐसा नाम जिसके द्वारा धातुओं के बारे में, पदार्थों के बारे में नाम कुछ कहा जा रहा है, एक ऐसा नाम जो किसको प्रकट करे, धातु को या फिर पदार्थ को, उसे क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। इंग्लिश में क्या है, द नाउन विच रेफर्स टू, ठीक है, विच रेफर्स टू द नेम्स ऑफ, किन नामों को बताए, मेटल्स के नाम, सब्सटेंसेस के नाम, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे की चीजें बनाई जाती हैं, इज नोन एज मटेरियल नाउन। उस नाउन को क्या कहेंगे हम लोग, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब मटेरियल में क्या है, बहुत सारी चीजें आती हैं, एग्जांपल से देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल जैसे लिख दिया यहाँ पे, आयरन मोस्ट यूजफुल मेटल है ना, आयरन क्या है, सबसे ज्यादा उपयोगी धातु है, आयरन लिख दिया, गोल्ड लिख दिया, ठीक है, ये तो धातुओं के नाम हो गए। जैसे सिल्वर लिख दिया, है ना, ये सब, ठीक है, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है, बहुत से नाम है, ईटीसी। ये हो गए धातुओं के नाम, है ना, मेटल्स के नाम हो गए। और भी कुछ लिख लेते हैं, जैसे वुड हो गया, पदार्थ है, ठीक है, वुड हो गया, आगे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक, ये सभी क्या है, ये सब हमारे मटेरियल नाउन कहलाएंगे, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि सब में देखा है, इसमें भी देखेंगे कुछ एक दो जो भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सिंगुलर प्लूरल मतलब वर्ब के अकॉर्डिंग देखेंगे, मटेरियल नाउन के साथ कौन सी वर्ब आएगी, तो मटेरियल नाउन के साथ भी अगर आप कॉमन सेंस भी लगा करके देखें तो भाई मटेरियल माने क्या है, पदार्थ है, ठीक है। अब ये अगर हम वुड लिखें या मिल्क लिखें या वाटर लिखें, गोल्ड, आयरन, सिल्वर कुछ भी लिखें अगर, तो ये क्या है, या एक धातु का नाम है, ठीक है, तो कैसा है, सिंगुलर है। मटेरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब,
यूज होती है या प्रयोग होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, दूसरी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मटेरियल नाउन जो होता है, इसके द्वारा मटेरियल, मैटर के द्वारा या फिर सब्सटेंस के द्वारा या फिर मेटल्स के द्वारा थिंग्स बनाई जाती है, चीजें बनाई जाती है। तो यहाँ पर दो प्रकार की कह सकते हो क्रियाएं हो सकती हैं। एक तो होती है भौतिक, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अगर कहीं पर सेंटेंस में मैटर के द्वारा, ठीक है, मतलब मेटल के द्वारा कह लो या सब्सटेंस के द्वारा कह लो, जो भी चीज बनकर के आ रही है और वो चीज फिजिकल चेंज है, वो थिंग क्या है, फिजिकल चेंज है, तो वहां पर हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगर वो केमिकल चेंज है तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का चेंज यूज करेंगे। चलिए लिख लेते हैं, फिजिकल चेंज होने पर थिंग, थिंग नहीं, मटेरियल नाउन के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक, मतलब वी शुड यूज ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ, इफ देयर इज फिजिकल चेंज। ठीक है, अगर कहीं पर फिजिकल चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, ऑफ का यूज करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा मैंने, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब देखिए यहाँ पर जो अंगूठी बनाई गई है या फिर बनी है, किससे बनी है, सोने से बनी है। ठीक, अच्छा, उम्मीद है आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पता होगा। ठीक है, फिजिकल चेंज पता होगा। देखिए फिजिकल चेंज का मतलब होता है हिंदी में भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें जो बनकर के आया है, जिससे बनाया गया है, पुनः उसी रूप में वापस हो जाए, तो वहां पर फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है, मतलब जिससे चीज बनाई गई है वापस उसी के कंपोनेंट्स में ना लाई जा सके, घटक रूप में ना लाई जा सके, उसको हम लोग केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने, अंगूठी किसकी बनाई गई, सोने की। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अंगूठी से वापस हम लोग सोना प्राप्त कर सकते हैं ना, प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है, ये फिजिकल चेंज है। इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगा हमारा, ये देखिए, मेड ऑफ। ठीक, यही पॉइंट था जो बताया आपको, फिजिकल चेंजेस होने पर मटेरियल नाउन के साथ किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगली बात लिख लेते हैं, केमिकल वाली। केमिकल चेंजेस होने पर फ्रॉम का यूज करते हैं, कहाँ पे करेंगे, मटेरियल नाउन के साथ। ठीक है, फ्रॉम का यूज होता है। एग्जाम्पल इसका देख लेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, जैसे एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए पनीर दूध से बनाया जाता है। ठीक है, जो चीज होता है, ये देखिए, चीज इज मेड। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक वाला कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया मिल्क। ठीक है, अगर आपको इस बात की जानकारी होगी, आपने पढ़ा होगा कि भाई, एक मिनट, जेड नहीं होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, एस होगा, मिस्टेक। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है तो समझ जाएंगे भाई, चीज माने क्या, पनीर। ठीक है, और पनीर किससे बनाया जाता है, दूध से बनाया जाता है। ठीक है, अब जरा हमको बताइए भाई, पनीर से वापस दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते ना। तो ये फिजिकल चेंज नहीं है, कैसा है, केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज होने पर हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं। ठीक है, फ्रॉम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम। इस तरीके से ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो हाँ, तो ठीक है, इतना बहुत है इसमें। मटेरियल नाउन में अगर पूछेंगे एग्जाम में तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या फिर आपसे आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। कोई भी सेंटेंस लिख देंगे और कहेंगे फाइंड आउट द मटेरियल नाउन। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही वाला एग्जांपल था हमारा, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, एक बार उन्होंने अंडरलाइन कर दिया कि भाई इसको बताइए कौन सा नाउन है। ठीक है, तो आप बता देंगे मिल्क क्या है, एक सब्सटेंस है, पदार्थ है, तो क्या हो गया है, मटेरियल नाउन हो गया।
मान लीजिए दूसरी बार उन्होंने चीज को अंडरलाइन कर दिया, कहा अब बताइए फाइंड आउट द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, विच पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब कौन सा नाउन है ये, ऑप्शन दे देंगे वही प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो चीज है ये कोई पदार्थ का नाम नहीं है, ये भाई इससे बनी है, पदार्थ से बनी है, ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, ये हो गया। एक और पॉइंट लिख लेंगे, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर दो बातें समझी हम लोगों ने, पहली बात क्या, दो क्या तीन बातें समझी, पहली बात मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब, ठीक है, दूसरी बात अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो ऑफ का यूज, केमिकल चेंज हो रहा है तो फ्रॉम का यूज, तीसरी बात आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, ठीक है, प्रॉपर, कॉमन, एक और था कलेक्टिव, हाँ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन पढ़ लिए, तो चार काइंड्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए नाउन के। लास्ट बचता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं आज की क्लास में। लास्ट बचता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अगर हिंदी की बात करें तो उसको बोलते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा, उसी पैटर्न पे समझेंगे, संज्ञा का मतलब क्या है, नाम, ठीक है, संज्ञा का मतलब क्या है, नाम, और ये नाम किसका है, ये नाम है भाव का, भाव मतलब भावना, भाव मतलब भावना, ठीक है। अब भावनाएं हमारी कई प्रकार की हो सकती हैं, इमोशंस हो सकती हैं, कि कैसी भी इमोशन हो, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत हम लोग भावनाओं को भी देखते हैं और अवस्था भी देखते हैं, ठीक है। और क्या देखते हैं इसमें हम लोग, क्वालिटी, गुण भी देख लेते हैं कोई भी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब किसी भी भाव का अगर नाम है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, ठीक। चलिए मैं डेफिनेशन लिख लेते हैं, द नाउन which refers to the name of an, अब देखिए यहाँ पर चार चीजें हमको याद रखनी है, किसका किसका नाम, नेम ऑफ एन एक्शन, ठीक है, एन कैपिटल लेटर में लिखे ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, एक्शन हो सकता है, ठीक है, नेम ऑफ एन एक्शन, फीलिंग, ठीक है, और क्वालिटी, और क्या है, स्टेट है, ठीक। The noun which refers to the name of an action, feeling, quality, state is known as abstract noun, abstract noun, ठीक है। चलिए देखो समझ गए होंगे क्या है, द नाउन एक ऐसी संज्ञा, एक ऐसी संज्ञा मतलब एक ऐसा नाउन विच रेफर्स टू द नेम, जो एक ऐसे नाम की ओर इशारा करे, ठीक, किसका नाम हो वो, एन एक्शन, एक एक्शन माने क्या होता है, ये एक्शन माने होता है गतिविधि या फिर कोई कार्य जो दिखाई ना पड़े, एक्शन, ठीक, गतिविधि हो गया भाई, ठीक है। और फीलिंग माने क्या होता है, भावना, किसी भावना का नाम हो, फीलिंग का नाम हो, या फिर क्वालिटी कोई गुण हो, ठीक है, क्वालिटी, क्वालिटी में मेरिट और डिमेरिट दोनों आ जाती हैं, अच्छे गुण भी आते हैं और बुरे गुण भी आते हैं। स्टेट माने स्थिति, स्थिति या अवस्था, स्थिति या अवस्था, ठीक है। तो क्या समझे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक ऐसा नाउन या फिर एक ऐसा नाम, ठीक, किसका नाम, ये नाम हो सकता है किसी गतिविधि, एक्शन का नाम हो सकता है, किसी फीलिंग का नाम हो सकता है, क्वालिटी का नाम हो सकता है, या फिर स्टेट का नाम हो सकता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, ठीक है।
अब जरा हम लोग इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं। फीलिंग्स क्या होती है, ठीक है, एक्शन क्या होते हैं, क्वालिटी क्या होती है, और क्या बचा, स्टेट, अवस्थाएं, स्थितियां क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में आइडेंटिफाई करवाने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। जैसे फीलिंग्स के अंतर्गत क्या है, मतलब जो भावनाएं होती हैं, जैसे हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, सैडनेस हो गया, ठीक, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, या फिर कह सकते हैं ग्रिफ है, ठीक है, दुख हो गया, इस तरीके से सौरो वगैरह, ठीक है, सब क्या है, फीलिंग्स है। एक्शन में क्या है, कुछ गतिविधि करना, जैसे कुछ मैनेज करना, मैनेजमेंट, है ना। इस तरीके से बहुत से एग्जांपल हैं, जो भी याद आ रहे हैं वो बता दे रहे हैं आपको। क्वालिटी में क्या है, गुण हो सकते हैं कोई भी, जैसे क्वालिटी बताना है यहाँ पे, जैसे कह दिया गया क्वालिटी में कुछ भी दिखा लेंगे, जैसे मान लीजिए एक्टिविटी, एक्टिवनेस, ठीक है, ACTIVE, एक्टिवनेस मतलब फुर्तीलापन, ये क्या है, क्वालिटी है, ठीक। या फिर कह सकते हैं लेजीनेस, ठीक, इस तरीके से क्वालिटी होगा। अगला स्टेट, स्टेट माने क्या, अवस्था या स्थिति, जैसे अवस्था या स्थिति में क्या होता है भाई, किसी की स्थिति कैसी है, बहुत उदास है, सैड हो गया, ठीक है, सैड। यहाँ पे देखिए सैडनेस फीलिंग्स में भी है, भावनाएं भी है, ठीक है, और स्टेट भी लगभग मिलता जुलता लगभग मिलता जुलता होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखे, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग किताबों का सहारा भी ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आता है, ठीक है, क्या क्या आता है, फीलिंग्स आती हैं, एक्शन आते हैं, और क्वालिटी आती है, स्टेट आते हैं। अब इनको पहचानने के या फिर इनके बारे में कुछ बातें, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, इसके बारे में सबसे पहली बात क्या है, अगर हम वर्ब की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। अच्छा पहचानेंगे कैसे भाई, ये तो मैंने आपको चार बातें बता दी थी, फीलिंग्स, क्वालिटी, स्टेट, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब मान लीजिए कहीं पर वर्ड दिया है, आपको पहचानने को दे दिया जाए, तो क्या पहचानेंगे, उस शब्द की पहले हिंदी देख लेंगे, उसका अर्थ क्या है, ठीक है। अब उस नाउन को अगर देखिए यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच नहीं किया जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, और सीन माने देखा नहीं जा सकता, ठीक, नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी पहचान, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उसे टच और सीन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोगों ने दो बातें समझ ली, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारे पांच टाइप्स थे, काइंड्स थे, जो भी हमारे पांच काइंड्स थे, ठीक है, वो पांचों काइंड्स आज कंप्लीट हो गए। कुछ उनके बारे में बातें भी हम लोगों ने जान ली, ठीक है। पांचों काइंड्स एक बार लिख लेते हैं। पहला क्या था, प्रॉपर नाउन, दूसरा था कॉमन नाउन, तीसरा था कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। तो ये पांच प्रकार के हमारे जो नाउन होते हैं, उनको हम लोगों ने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। आने वाली क्लासेस में इनसे संबंधित जो ये हमारा अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा हुआ है, ठीक, इसको पहचानने का एक तरीका आपको और बताएंगे। उसके बाद हम लोग आगे के जो हमारे नाउन नंबर है, नाउन जेंडर है, और नाउन केस है, ठीक है, इनको भी जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन एज करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।